हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 5, औरतों ने बदली दुनिया। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नोट इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ से देखते हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों का काम करते हैं। याद रखेंगे, कितनी महिलाएं काम करते हैं खेतों में? 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं भारत में। क्या काम कर रहे हैं? पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, बुआई कटाई करना। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, महिलाओं के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि महिलाओं का भी एक मुख्य हाथ होता है किसमें? कृषि में। नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां हैं अधिक सहनशील होती हैं। परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाओं के पास तकनीकी कार्य करने की अक्षमता नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनने दिया जाता या उनको अध्ययन प्रशिक्षण करने में सहायता नहीं मिलती। लड़कों को मिलता है, क्या मिलता है? लड़कों को सहयोग मिलता है, सहायता मिलती है घर वालों से। अधिकांश परिवार में स्कूल शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों को किस काम के लिए प्रेरित किया जाता है कि तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हारा ये लक्ष्य है। यही उनका आखिरी लक्ष्य कौन सा होता है? शादी। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा और के रूप में होता है, यानी जो बड़े होते हैं घर में वो ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं लड़कियों से। तो कभी अपने ही मित्रों को गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कियों में ऐसी क्या बात है, ध्यान दिया गया है। रूढ़िवादिताओं को तोड़ना। यहाँ पर एक कहानी दी गई है कि इसकी रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी लाकारा। याद रखेंगे, उत्तरी रेलवे की पहली महिला थी इंजन चलाने वाली, यानी उत्तरी रेलवे में पहली महिला थी रेल का इंजन चलाने वाली। कौन थी? लक्कारा ये रही। नाम था लक्ष्मी लक्कारा। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी का शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। लक्ष्मी सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी के कामों में अन्य जिम्मेदारियां हाथ बटाती थी। उसने मन लगाकर मेहनत की, पढ़ाई की, स्कूल का पूरा काम किया। इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया और वह फिर रेलवे बोर्ड में परीक्षा बैठी और पहली कोशिश में परीक्षा पास कर दी। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों को खेलना पसंद है। जैसे कि कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियां नहीं के लिए नहीं है, मैं उसे ही करती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तब पॉलिटेक्निकल में मोटरसाइकिल चलाई। जब तय हो किया गया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, उस दृष्टिकोण को सीधा साधा, जब तक मुझे मजा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से अच्छा कर पा रही हूँ, अपने माता पिता की मदद कर रही हूँ। यह बात कौन कवा है? लक्ष्मी लक्कारा कवा है। कड़की झारखंड की है। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि जो लड़के होते हैं उनका व्यवहार अलग होता है, लड़कियों का व्यवहार अलग होता है। जो लड़कों को यदि बचपन में रोए तो उनके घर वाले भी ये कहते हैं कि तो लड़का है तो क्यों रो रहा है, ये काम तो लड़कियों का है, यानी चिढ़ाया जाता है लड़कों को। परिवर्तन के लिए सीखना। नोट इम्पोर्टेंट।
नॉट इम्पोर्टेंट। सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज की बात है, आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अतीत का मतलब इतिहास की बात है, पीछे की बात है। अधिकांश बच्चे वही काम कर सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहां लड़कों का पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्सर तक नहीं सिखाया जाता था। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने के तक ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चला सकती थी, क्योंकि चाक चलाना महिला के लिए अशुभ माना जाता था उसमें, इसीलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से पढ़ेंगे। राम सुंदरी देवी, याद रखेंगे, बार बार नाम आएगा। ये राम सुंदरी देवी कौन, वो पढ़ेंगे। ये कहाँ की थी? ये पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी, यानी पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। कौन? राम सुंदरी देवी। 60 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष की थी जब ये तो अवस्था में बांग्ला भाषा सीखी। देख लीजिए, 60 वर्ष की महिला ने बांग्ला भाषा सीखी और अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक का नाम आगे दिया है। ये रमाबाई है और इसकी बेटी चित्र में दिखाई गई है। चलिए रमाबाई के बारे में पढ़ते हैं। रमाबाई अपनी बेटी के साथ है, मैंने आपको ऊपर दिखाई थी माँ बेटी। महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। पंडिता की उपाधि किसे दी गई थी? रमाबाई को, याद रखेंगे। क्यों दी गई थी? क्योंकि उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था। क्योंकि वे संस्कृत भाषा में पढ़ना लिखना जानती थी। कौन सी भाषा जानती थी? संस्कृत भाषा जानती थी। कौन? रमाबाई, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब तक यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तब तक औरतों को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। 1898 में पुणे के पास 1898 में पुणे के पास एक खेड़े गांव था। कौन सा? खेड़ गांव। एक मिशन स्थापित किया था जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ना लिखना, संतर्थ होने की शिक्षा दी जाती थी। यानी यहाँ पर महिलाओं को पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती थी। कहाँ पर? खेड़े गांव में, पुणे के पास है ये। और 1898 में एक स्कूल खोला, छोटा सा मिशन शुरू किया था। किसने किया था? रमाबाई ने। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ये मिशन। उन्होंने लड़कियों से चीजें बनाना, छापा खाना, कुशलताएं सिखाई थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर छापा दिखाया गया है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। कहाँ पर है? पुणे में है। रमाबाई ने शुरुआत कब की थी? 1898 में। रमाबाई पंडिता नाम है पूरा इसका। राज सुंदरी देवी की आत्मकथा कौन सी है? अमार जीबो जिनोब। अमार जिनोब किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। कौन सी है? अमार जीबोन किसकी है? राम सुंदरी देवी की। एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वह पति के साथ दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं को छुप छुप कर पढ़ना लिखना जारी रखा। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अंदर सवेरे काम करती, कौन कौन ये बात? रासबाई का है। ये उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती, बीच में विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। धार्मिक पांडुलिपि पढ़ने की इसके एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। किसके मन में जिज्ञासा थी? राज सुंदरी देवी के मन में। अब मैं अभागी थी। उन दिनों
स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या होगा, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं। फिर मुझे एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया उसको? चैतन्य भागवत एक संत हैं, चैतन्य भागवत एक संत हैं। चलिए एक यहाँ पर रुकैया सखावत हुसैन के बारे में दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रुकैया सखावत हुसैन, लेडी लैंड उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। उसके पास बहुत ही जमीन थी। यद्यपि उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उसे बांग्ला और अंग्रेजी सीखना से रोका गया था। उस अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्होंने लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसीलिए उन्हें अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। उस समय की बात है कब, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। रुकैया ने अपने बड़े भाई बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया। अपने भाई बहनों से अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया और लिखना भी सीख लिया। आगे जाकर वह एक लेखिका बनी। आगे जाकर अंग्रेजी भाषा में उसने कहानी लिखी थी, सुल्तान का स्वप्न। आगे नोट इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे। रुकैया सखावत कहाँ से थी? बंगाल से थी। उसको उर्दू पढ़ना लिखना आता था, लेकिन बांग्ला और अंग्रेजी नहीं आती थी। और बाद में उसने अपने अंग्रेजी बांग्ला सीख ली। अंग्रेजी में उसने अपने कौन सी कहानी लिखी थी? सुल्तान का स्वप्न। याद रखेंगे कब लिखी थी? या कि 5 की बात है, जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, उसी समय उसने कहानी लिखी थी, सुल्तान का स्वप्न। लेडी लैंड के नाम से जानी जाती है ये। और 1910 में उन्होंने सखावत हुसैन ने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला? सखावत हुसैन ने खोला था। और पुणे में किसने खोला था? रमाबाई ने खोला था। चैतन्य भागवत का एक पेज निकाल लेती है। कौन निकाल लेती है चुपके से? राजसुंदरी देवी। उसको पढ़ने लगती है, फिर वहां से अक्षर सीखने लगती है, अभ्यास करने लगती है। उसमें धीरे धीरे फिर पढ़ना आरंभ कर देती है। एक पेज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। देख लीजिए, आज की महिलाएं पढ़ने के अवसर मिलने के बाद ही नहीं पढ़ती हैं। राजसुंदरी देवी अक्षर ज्ञान उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अक्षरों का ज्ञान कहाँ से हुआ? चैतन्य भागवत के पेज से। स्वयं अपने लेख से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में बताया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन को अनुभवों का विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर के लिए विश्राम नहीं मिलता था। राजसुंदरी देवी रुकैया सखावत के बारे में यह बताया गया है कि उस समय भारत में महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की। यानी विपरीत स्थितियों में पढ़ाई की किन्होंने? इन महिलाओं ने, राजसुंदरी देवी और रुकैया सखावत ने। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, जो लड़के और लड़कियों के लिए आज विशाल विद्यालय हैं, कॉलेज खुले हुए हैं। लड़के और लड़कियों में जो शिक्षा का अंतर पाया जाता है आज भी भारत में 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। यहाँ से याद रखेंगे, और कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ से याद रखेंगे, शिक्षित लोगों की संख्या और स्त्री पुरुषों का अनुपात 1961 में जनगणना के अनुसार 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का 40% ही शिक्षित थे। यानी 1961 में 40% जनसंख्या ही शिक्षित थी पुरुषों की। अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। उसे क्या माना जाता था? साक्षर माना जाता था। 1961 की बात है। 1961 में महिलाओं मात्र 15% ही पढ़ी थी और पुरुष 40%। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़के लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो 82% पुरुष पढ़े लिखे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और महिलाएं कितनी हैं? 65% पढ़ी लिखी हैं। इसका आशय हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों और पुरुषों के बीच में जो अंतर है वो समाप्त नहीं हुआ है।
नीचे दी सारणी में लड़के लड़कियों का प्रतिशत दिखाया गया है, तो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जाति ST लड़के और लड़कियों का इनमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं सारणी को। यहाँ पर बताया गया कि कौन से स्कूल छोड़ते हैं, कौन से पढ़ते हैं। आप इसको देख सकते हैं, कोई एग्जाम में आने की बात नहीं है। ये सब लड़कियों यानी जो सभी लड़कियां श्रेणी में की तुलना में, सब का मतलब यहाँ पर जनरल से बात है। सब की लड़कियां अनुसूचित जातियों और जनजातियों की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। यानी सब लड़कियों में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। यानी जो SC ST की लड़कियां हैं वो स्कूल ज़्यादा छोड़ती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम है। आदिवासी दलित लड़कियां स्कूल में कम पढ़ती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चला है कि अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। यानी जर्नली लड़कियां हैं, जो जर्नल लड़कियां हैं, सामान्य जाति की लड़कियां वो अधिक पढ़ती हैं। उसके बाद पढ़ती हैं, कौन सी पढ़ती हैं, SC की और ST की, और इसके बाद आती है मुस्लिम लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में मात्र 3 वर्ष ही रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां 4 वर्ष तक स्कूल में बिताती हैं। जो मुस्लिम लड़कियां स्कूल में कितने वर्ष बिताती हैं, 3 वर्ष, और अन्य की 4 वर्ष। दलित आदिवासी और मुस्लिम वर्ग दलित आदिवासी मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो उचित स्कूल हैं, न ही शिक्षक हैं। पहली बात तो स्कूल को नहीं, न शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास न हो तो और लाने ले जाने के लिए साधन जैसे बस, वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, यानी कुछ गरीब परिवार होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है। इन लड़कों को प्राथमिकता मिलती है स्कूल में पढ़ने की। बहुत से बच्चे इसीलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। जो कुछ स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो उन बच्चों के साथ शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। किसके लिए भेदभाव करते हैं? जातिवाद को लेकर, जाति और धर्म को लेकर भेदभाव होता है स्कूलों में। जैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? जुट्ठन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये स्लोगन दिखाया गया है यहाँ पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? पानीपत से हुई थी, हरियाणा के। और कब हुई शुरुआत? 21 जनवरी। महिला आंदोलन। महिलाओं ने आंदोलन के दम पर कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य और लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को बेहतर हुई है। किस कारण हुई है? आंदोलन के द्वारा महिलाओं ने सब काम किए हैं। ये सब परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया है, यानी आंदोलन किए हैं। इन संघर्षों को ही महिला आंदोलन कहे जाते हैं। इन आंदोलनों में कई महिला संगठन बने हैं और इन आंदोलनों में पुरुषों ने भी अपना सहयोग दिया है। और कोई खास बात नहीं है यहाँ पर, यही बात सब। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाया महिलाओं ने। यहाँ पर महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के फलस्वरूप नए कानून बना। इस अभियान के तहत कौन सा नया कानून बना? भेदभाव और हिंसा के विरोध के द्वारा महिलाओं ने जब भेदभाव और हिंसा के लिए विरोध किया, अभियान चला, इस अभियान का एक परिणाम स्वरूप एक कानून बना 2006 में। कौन सा कानून बना था? इसे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। यानी घर के अंदर जो महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है उसके लिए कानून बनाया गया। कब बना? 2006 में बना। इस कानून का नाम है शारीरिक एवं मानसिक हिंसा रोकथाम कानून। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के
कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न उन्हें सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। यानी जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं और या शैक्षणिक स्थानों में महिलाएं होती हैं, उनके साथ वहाँ पर यौन उत्पीड़न के लिए कोई गलत काम किया जाता है तो उनके लिए कानून बना था 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने। याद रखेंगे, यौन प्रताड़ना कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में बनाया गया था। और 2006 में कौन सा कानून था? घरेलू अहिंसा महिला कानून। जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं में जागरूकता कैसे बढ़ाई जाती है? किसी भी प्रकार के गीतों से, नुक्कड़ नाटकों से, जनसभाओं के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता बढ़ाई जाती है। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों के उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून या नीति, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उनके लिए रैलियां करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और धरने देते हैं। देख लिए महिला यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को? याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 14 अगस्त को बागा भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऊपर तस्वीर दिखाई गई है, बंधुत्व प्रदर्शन करती हुई महिलाएं हैं। देख लीजिए, चित्र में दिखाई गई है। देख, ये महिलाएं कब की है फोटो है ये इमेज 14 अगस्त की है। बाघा बॉर्डर कहाँ? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रूढ़िवादी धारणाएं क्या है? भेदभाव क्या, उल्लंघन क्या है, यौन प्रताड़ना क्या है? रूढ़िवादी धारणा, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों को कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, वे केवल खास प्रकार के कार्य करते हैं। रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है, जैसे हमने पाठ में पढ़ा, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा जाता है, कारण उनकी रुचि न होकर लड़का लड़की होना। रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं, लोगों को व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में। हमें पहले लेसन में पढ़ा था हमने, रूढ़िवादिता क्या होती है, पूर्वाग्रह क्या होती है। भेदभाव जो पक्षपात किया जाता है महिलाओं पुरुषों के साथ या पूर्वाग्रहों के आधार पर, ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है तो उसे क्या कहते हैं? उल्लंघन कहा जाता है। यानी जबरदस्ती कानून तोड़ना, खुले रूप से किसी का अपमान करना, तब तक हम यह कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना क्या होता है? इसका आशय है औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाना या मौखिक हरकतें करना। यहाँ पर एक ये पैराग्राफ रहा गया था, एक उदाहरण देखें। 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। दहेज हत्याओं के खिलाफ महिलाओं ने आवाज़ कब उठाई थी? 1980 में। याद रखेंगे, नवविवाहित युवतियों और उनके पति ससुराल वालों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहे। इस मुद्दे पर महिलाओं सड़कों पर निकल गई और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, आपस में अनुभव व जानकारियां आदान प्रदान की। अंततः समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छाने लगा। दहेज के संबंधित कानून बदला गया ताकि दहेज की मांग करने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।